अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज। तो नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई लेकिन आफ्टर शॉक अब भी जारी हैं। फादर ऑफ फास्ट बॉलिंग की जानिब से भी अब कुछ बयानात सामने आए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो टीम है वो भी न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है और भी बहुत अहम टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब। इसके साथ साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे यूसुफ अंजुम और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम खालिक साहब जो कि दुबई से वापस आ चुके हैं कराची में। सलीम साहब, वेलकम कहेंगे आपको। तो पहले आप फाइनल देख कर आए हैं लेकिन जैसा भी था आपसे हमने अपडेट्स ली, लेकिन अब बताएं जरा दुबई का सफर कैसा रहा, वापस आए हैं वहां पर क्या मनाजिर देखे? वहाँ ज्यादातर जो पाकिस्तानी थे वो तो अफसरदा ही थे, जाहिर है जिस तरह की चीजें हुई। और विजुअलाइज कर रहे थे कि अगर हमारी टीम यहाँ खेल रही होती तो कैसा मंजर होता। आपने मेरी वो तस्वीर भी देखी होगी, मैं भी यही सोच रहा था उस वक्त के यार काश यहाँ रिजवान होता और हम उसके साथ इसी तरह ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवा रहे होते, लेकिन ये नहीं हो सका। इसके साथ जो बाद में चीजें हुई उसने और ज्यादा मसाइल पैदा किए। जिस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी और सुमैर सैयद, सुमैर नाम है, हम उनको समीर समीर कहते रहते हैं, उनका नाम सुमैर सैयद है, वो वहाँ मौजूद थे, उनको बुलाए नहीं। इस पे भी काफी बात हो चुकी है। लेकिन एक और बात जो हम लोग भूल रहे थे वो ये थी कि जो ब्रेक हुआ था इनिंग के बाद, उस वक्त एक इंडियन कल्चरल शो भी हुआ था उधर ग्राउंड में ही ना। तो क्या ये सुमैर सैयद को पता था कि ऐसा होगा? और अगर पता तो उन्होंने इजाजत कैसे दी या उनसे पूछा ही नहीं गया? मतलब कहने का ये है कि वो सारा शो इंडिया ने हाईजैक कर लिया था। इख्तितामी सरगर्मी भी, जो तकरीब थी वो भी, और दरमियान में जो हुआ, इससे लोगों को गुस्सा ना डबल हो गया। एक तो हमें ये गुस्सा था कि हमारी टीम बाहर हो गई, दूसरा हमें ये गुस्सा हुआ कि सारा कुछ हम लोगों का मेला था, हमने सजाया, सब वो था। इंडिया वैसे ही वहां पे अपने मैच ले गया था, लेकिन सारा कुछ फिर इंडिया के पास चला गया। इंडिया ने हमारे बंदे को भी साइडलाइन कर दिया, इंडिया ने अपना कल्चरल शो भी किया। मतलब लग ये रहा था कि सारा इंडिया इंडिया हो गया और नाम जो सलीम हुआ कि साहब, भाई जैसा आप कह रहे हैं कि इंडिया के सब कुछ जो है वो इंडिया ले गया, इवेंट भी, और कह लें कि इस वक्त सबके फोकस था इंडिया पर, लेकिन पाकिस्तान फिर इतना ज्यादा क्योंकि होस्ट था तो पाकिस्तान क्यों इतना बेबस था? इस हवाले से वहां पर ऑफिशियल्स की क्या डिस्कशन हुई थी? देखिए, जो कुमैर साहब हैं ये नए नए आए हैं, ये ज्यादातर रहे हैं आला शख्सियात के साथ हुकूमती। तो क्रिकेट की एक बिल्कुल अलग फील्ड है, क्रिकेट में अलग तरीके से लोगों से डील करना होता है। वहाँ खेलना तो जाहिर इनको नहीं, लेकिन सारे लोगों के साथ डीलिंग कैसे रखनी है, कैसा सब कुछ करना है, उन चीजों में ये ना तजुर्बेकार है, इनको पता नहीं था। सलमान नसीर बहुत अरसे से ये काम कर रहे थे, सीईओ जो पुराने थे, लेकिन उनको फिर पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पीएसएल का सरबराह बना दिया, जो टाइमिंग थोड़ी गलत समझ आई और इस चीज का थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा कि काफी। एक और बात, आईसीसी ने जो अपनी वजाहत में कहा था कि जी सिर्फ सीईओ या फिर उनको बुला सकते थे स्टेज पे जो चेयरमैन है, तो फिर इंडिया के जो सेक्रेटरी है वो कैसे आए थे? ये भी आईसीसी से सवाल पूछना चाहिए। इंडियन बोर्ड के तो सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थे। ये साफ ऐसा था कि जानबूझकर पाकिस्तान के साथ ऐसा किया गया है कि चलो ये लोग वैसे ही ये परेशान है और ये इन लोगों को और तंग किया जाए। तो ये था तो लेकिन जैसा कि सलीम साहब कह रहे हैं कि ये भी सवाल बनता है कि उनके सेक्रेटरी जो थे वो स्टेज पर मौजूद थे, तो ये सवाल आईसीसी से कौन पूछ सकता है? फिर जैसे कि फास्ट बॉलर हैं वेस्ट इंडीज के, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है एंडी रॉबर्ट्स की जानिब से, उन्होंने भी अब इसके ऊपर बात की है कि इंडिया को काफी एडवांटेज दिया गया। देखें हिफ्ज़ा, इवेंट के स्टार्ट पे तो इंटरनेशनल सतह पर देखा जाए तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स या मौजूदा, खैर तो बोल नहीं सकते, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने इतनी आवाज़ बुलंद नहीं की थी। जब इफ एंड बट्स से गुजर रही थी, चैंपियन ट्रॉफी होगी नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी या बाहर शिफ्ट कर दी जाएगी, या सफरी मुश्किलात पेश होंगी, तो कोई भी नहीं बोला था। लेकिन अब बहरहाल चैंपियन ट्रॉफी जैसे जैसे इख्तिताम को पहुँचती गई, टीमों को भी एहसास हुआ, उनके साबिक जो एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स अपने अपने मुल्क में बैठे हैं जो ये मैच देखना भी चाहते हैं और देख भी रहे होंगे, उनमें एंडी रॉबर्ट्स को जो है ना फादर ऑफ फास्ट बॉलिंग कहा जाता है। वेस्ट इंडीज़ के एक ज़माने में फास्ट बॉलिंग अरूज पर होती थी 70 की और 80 की दिहाई में। उस ज़माने के ये बेस्ट बॉलर थे अपने दौर के। अब उनकी एज जो है 70 से ज़्यादा है, 74 या 75 है। अब उन्होंने भी कह दिया कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है आईसीसी, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की आवाज़ बहरहाल सुनी तो जाएगी, लेकिन कब सुनी जाएगी इस पर शायद कोई टाइम लगे। उनका भी ये कहना था कि ना सिर्फ ये बल्कि वर्ल्ड कप 2023 जो अमेरिका में भी हुआ था और वेस्ट इंडीज़ में भी, तो उसमें भी फैसिलिटेट किया गया था इंडिया की टीम को। उनको भी इल्म था टूर्नामेंट से पहले कि उन्होंने सेमीफाइनल कहाँ पर खेलना है। तो अब उन्होंने ये भी कहा तंजन के, उन्होंने कहा गोया कि इंडिया की टीम
टीम अगर कल अगला ये कहती है कि नो बॉल नहीं होना चाहिए या वाइड बॉल नहीं होना चाहिए, तो क्या कोई ना कोई तरीका निकालेगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कि हम इनको जो है ना खुश कर लें या नाराज़ ना करें। तो अब जिसका सलीम खालिक का भी जिक्र कर रहे थे स्टेज पे, उसमें देखें तो मुकम्मल तौर पर इंडिया की बालादस्ती थी। जय शाह भी अब क्योंकि जाहिर है इंडिया से उनका तल्लक है, पहले वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, अब यहाँ आ गए चेयरमैन हो गए, तो ओवरऑल एक माहौल पूरा बना हुआ था। यहाँ ये कहने का मकसद हरगिज नहीं है कि इंडिया की जो एबिलिटी है टीम की उसका हम जिक्र ना करें, वो ठीक है, वो बहुत अच्छा खेली टीम, उन्होंने प्लानिंग की, 4 स्पिनर्स लेके आए, उनको शामिल भी किया, वरुण चक्रवर्ती और दूसरे कुलदीप यादव, उन्होंने बड़ी यादगार किस्म की बॉलिंग की। प्लेयर्स की कोशिश अपनी जगह पे, जैसा कि हार्दिक पांड्या का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ है, उसको मुख्तलिफ एंगलिंग से भी देखा गया कि जब उनसे पूछा गया कि टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आई, उन्होंने कहा कि मेरे स्टेट से ऊपर है ये फैसले। वो कहना ये चाह रहे थे कि ये प्लेयर्स फैसला नहीं करते या टीम फैसला नहीं करती, जाहिर है ये हुकूमतों के फैसले हैं कि कहाँ जाना नहीं जाना। उसने कहा कि पाकिस्तानी शायकीन तो देखना चाहते थे, यकीनी तौर पर उन्होंने मैच यहाँ भी एंजॉय किया। तो एंडी रॉबर्ट्स का बयान इस तनाजर में अगर देखा जाए तो कम अज कम चले साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिनकी आज भी बात गई सुनाई देती है, जिनका नाम है बड़ा बड़ा, और माइक अथर्टन वगैरह, नासिर हुसैन के तो पहले बड़ी बात कर चुके हैं, फिर सुनील गावस्कर ने एक बड़ा एक तेज बयान देकर उनको चुप भी कराने की कोशिश की थी कि पे हम करते हैं, पैसा इंडिया से जाता है, और जिस पे तनकीद भी हुई सुनील गावस्कर पे, लेकिन सुनील गावस्कर ने फिर खुशी भी मनाई, आपको पता है, डांस करके वहां पे उन्होंने भंगड़े भी डाले। इंडिया जीती थी उनका तो फिर डांस बनता था, हमने इंडिया का जश्न भी देखा। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे? यकीनन हमने इस पर भी बात की कि जब शेड्यूल सामने आया था उस वक्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन फिर भी अब आवाज उठाई जा रही है, जो भी इंडिया को एडवांटेज मिला या जिस तरह से भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इंडिया को, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, अब तो लोगों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड बनता जा रहा है आईसीसी, और मैं कहता हूँ इस बात में काफी हद तक सदाकत भी है, क्योंकि आपको अगर आईसीसी के मेयर की जो बात की जाए, अभी सलीम साहब ने वो बात की थी, तो उसमें आईसीसी ये कहते हैं कि सदर या जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, तो मेरे ख्याल में शायद उनके इल्म में नहीं कि मोहसिन नकवी साहब तो चेयरमैन है पीसीबी को, उनके बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन जो दूसरे नंबर पर पोजीशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो सीओ की है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो इस वक्त सुमेर अहमद सैयद साहब हैं, और वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं। अगर हम ये भी बात मान लें कि ठीक है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं था या मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने इन्वाइट किया तो वो वहां पर नहीं पहुंचे, तो फिर आईसीसी से ये जवाब भी पूछना बनता है कि जब मेडल तकरीब की सरनी थी उसमें उस वक्त वहाँ बीसीसीआई का सदर भी तो वहाँ मौजूद था, अपना रॉजर बिनी, उनके साथ जो साइकिया उनके सेक्रेटरी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के रॉजर टोज भी वहां पर मौजूद थे। तो अगर वो लोग वहां पर मौजूद हो सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा जो वहां पर मौजूद है, सीईओ है, जो मोहसिन नकवी के बाद उनका दूसरा नंबर, तो वो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? किस तो साफ जाहिर होता है कि जो जय शाह है आईसीसी चेयरमैन है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉर्नर किया जाए। उन्होंने हर हवाले से डेवान से ले रही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कभी तक उन्होंने कुछ सुख का सांस नहीं देने दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी फैंस को। और आपने देखा होगा जब उन्होंने इनके इंडिया अपना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो वहां पर था, वहां पर भी कौमी तराना उन्होंने अपना बजा दिया इंडिया का। इससे ये चीजें जाहिर होती हैं कि जो खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉर्नर किया जा रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल हो सकता है वो उनके खुद आई जो जय शाह का हो सकता है इसमें। तो इसी तौर पर जब दुनिया पूरी अब कहना ये शुरू हो गया कि ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड बनता जा रहा है, तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि आईसीसी को इस पर थोड़ा सा अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। और जो बिल्कुल, और आईसीसी को वैसे बहुत से ऐसे मामलात हैं जहां पर अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि आईसीसी मिसिंग रहा वहां पर, उसने अपना वो रोल उस तरह से प्ले नहीं किया। बहरहाल ये आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इवेंट खत्म हो गया 9 मार्च को, लेकिन फिर भी अभी तक जारी हैं। बोला जा रहा है इवेंट के अंदर जो भी मिस मैनेजमेंट हुई, लेकिन अब अगली नजरें पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो न्यूजीलैंड का टूर स्टार्ट हो रहा है। और सलीम साहब, अब जो टीम अनाउंस की गई पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड की जो टीम है, आप इस पर क्या कहेंगे? जो पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में एक ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन फिर आपका सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम अनाउंस हुई है उनके कुछ प्लेयर चले गए, आईपीएल में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो उनकी टीम ऐसी हल्की नहीं है। वो तो पाकिस्तान उन्होंने अपनी बी टीम भेजी थी, वो हमें यहाँ आके चले गए थे बराबर हुई तो सीरीज। तो हमें किसी सूरत ये नहीं समझना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर होगी, उनकी टीम बहुत तगड़ी है। उन लोगों के पास बेंच स्ट्रेंथ काफी है जो हमारे पास बदकिस्मती से नहीं। हम भी कुछ यंगस्टर्स लेकर गए हैं, लेकिन हमारे कैप्टन ही सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है उनपे। 6 मैचों में 50 रन, 79 स्ट्राइक रेट, 10 की एवरेज,
और वो भी जदीद तरीके की जो क्रिकेट है वो हमें खेलते हुए कभी नजर नहीं आए हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, दुख होगा आपको और अफसोस होगा, तो इसलिए इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। जीत जाए तो खुश हो, फिर वो मत समझे बोनस होगा, क्योंकि जो पिछली सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड की हुई थी 1-2 साल पहले, 4-1 से पाकिस्तान हारा था। चारों मैच पहले शायद हार गया था, आखिरी जीते थे, शाहीन कैप्टन थे, एक ही सीरीज बाद उनसे फिर कैप्टनसी छीन ली गई थी। और अब तो हम लोगों ने बाबर को भी नहीं लिया और रिजवान को भी नहीं लिया, T20 के तक मैं बात करूं, तो ये थोड़ी क्या बहुत टफ सीरीज है। लेकिन साथ एक और बात बता दूं, न्यूजीलैंड जगह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में बहुत जगह जाने का मौका दिया, लेकिन मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड से अच्छी कोई जगह ही नहीं है और ना क्राउडेड भी नहीं है। मैं एक अलग से बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो प्लेयर वहां गए हैं ना, तो कम से कम घूम फिर कर आ जाएंगे, सैर तफरी करके आ जाएंगे, इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। अब एक मैं ऐड करना चाह रहा था वो चैंपियंस ट्रॉफी में, देखिए मैंने अभी रिसेंटली जो चीज नोट की है ना, वो एरोगेंस है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेट साइड, ये सब बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। इनको लगता है कि बस हमारे बस वजह से ना सारी क्रिकेट चल रही है, और नो डाउट इनकी टीम अच्छा खेल रही है। देखिए उनके जो गवास्कर तक किस तरह की बातें करेंगे, हमारे पैसों को तुम ये सब कर रहे हो, तो इसका ना हमेशा ऐसा नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा अच्छा नहीं खेलेगी। जब इनकी टीम हारने लगेगी ना, उस वक्त देखिएगा तब ताकत का तवाज़ुन चेंज होगा। बिल्कुल, और हमने अभी भी देखा कि बैकलैश आता भी है सलीम साहब, लेकिन फिर भी टीम परफॉर्म कर रही है, तो अगर उनमें एरोगेंस है भी तो वो जस्टिफाई कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस से भी, और फिर सपोर्ट भी उनको अच्छी है। बहरहाल जो न्यूजीलैंड का दौरा है, इस पर डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जायद साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, जो T20 की टीम रवाना हुई है न्यूजीलैंड के लिए, आप उस सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए सिलेक्शन तो अब पहले हो गई हिफ्जा, अब तो टीम रवाना हुई है, क्योंकि 4 दिन का यहाँ पर कैंप भी लगा, नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, उम्मीद है उनको चांस भी मिलेगा। दूसरी तरफ जैसा पहले बताया जा चुका है कि उनके 6 या 7 खिलाड़ी IPL में खेल रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत मजबूत है। मैट हेनरी क्योंकि फाइनल नहीं खेल सके, टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लगता है कि वो उसका बदला हमसे लेंगे, क्योंकि वो फिट होकर उनके स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। उनकी बॉलिंग लाइन बहुत मजबूत है, और न्यूजीलैंड में जब भी पाकिस्तानी टीम जाती है टफ सीरीज होती है, लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए एक मौका भी होता है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा प्रेशर सलमान अली आगा और शादाब पे होगा, दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन है, इसलिए क्योंकि सलमान अली आगा जो हैं वो T20 में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे, और शादाब तवील अरसे के बाद उनकी वापसी हुई है, और उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जबकि यहाँ आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वो फिटनेस मसाइल की वजह से बाहर हुए थे, वो वापस आएंगे। तो इन दोनों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि चलें एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी पाकिस्तान को। उम्मीद तो आपको पता है, पाकिस्तानी कौम फिर उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छोड़ती, और उम्मीद करते हैं कि अब भी कुछ अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। लेकिन मैं यूसुफ आपकी जानिब आना चाहूंगी, और अगर कुछ दीगर खेलों का भी रुख करें तो कहिएगा। जूनियर जर्मन हॉकी टीम लाहौर में 3 मैच खेलने के बाद अब इस्लामाबाद पहुंच गई है, फाइनल खेला जाएगा कल। इस हवाले से आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, 21 साल बाद पाकिस्तान में कोई नेशनल हॉकी की टीम है, उसके खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 मैचेस हुए थे लाहौर में, और इन तीनों मैचेस में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ये तीनों मैचेस जर्मनी की टीम ने अपने नाम किए। अब ये आखिरी मैच कल यहाँ पर खेला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद उसकी कवरेज के लिए टीम के साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये एक यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम, क्योंकि इस दफा जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, उसका रखा गया है, उसका मेजबान है, और ये दिसंबर में खेला जाना है। उसकी तैयारियों का ये टूर है दोनों टीमों के लिए। खासतौर पर जर्मनी की टीम ने ये टूर करना था इंडिया का, वहां जाकर अपनी जो प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन उसको ये फाइल किया गया कि वो पाकिस्तान का दौरा करे, यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ अपनी ट्रेनिंग करे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों टीमों के लिए एक अच्छा मौका है। साथ साथ यूसुफ, पाकिस्तानी हॉकी को इससे कितना फायदा मिलेगा? देखिए हिफ्जा, 21 साल के बाद ये इंटरनेशनल जो हॉकी से मैदान आबाद हुए हैं, पहले हमारी क्रिकेट बहाल हुई, उसके बाद ये हॉकी के मैदान आबाद हुए, तो मैं समझता हूँ कि कौमी खेल हॉकी है, जिसके लिए जरूरी था कि इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, और मौजूदा हुकूमत इस पर खासी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने 2025 को कौमी खेल हॉकी की बहाली का साल करार दे रखा है, और इसी सिलसिले में की आमद भी यहाँ पर शुरू हुई। इससे आने वाली यकीनी तौर पर हॉकी में हमने 3 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीते, 4 बार वर्ल्ड कप हमने जीता है, तो हॉकी ने बड़ी पहचान दी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर। तो आप इस वक्त हॉकी हमारी इतना वो बुरा हाल है उस पर, लेकिन उसको बेहतर करने के तौर पर जो कोशिश की जाए, इसका यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में ज्यादा समरात नजर आना शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, आपकी जाने माना चाहूंगी, आजकल एक बार फिर से हम देख रहे हैं जरा मैच फिक्सिंग के जो पुराने किस्से कहानियां एक बार फिर से वो मंजर आम पर आ रहे हैं। राशिद लतीफ ने पिछले दिनों बयान दिया था कि मैं किताब लिखूंगा, उसके बाद अब उमर अकमल के बयान सामने आए हैं। क्या लगता है कितनी हकीकत है इन बयानात में? देखिए 100% मैच फिक्सिंग तो बहुत ज्यादा हुई है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कसूर तो हमारा है ना, कसूर हमारा आपका सबका है। वही लोग आज हीरो बन के घूम रहे हैं, वही सलमान बट बैठ के भाषण दे रहे होते हैं क्रिकेट का पे मुख्तलिफ चैनल पे, वही दूसरे क्रिकेटर जो है मोहम्मद आमिर को हम लेकर आए, हीरो बनाया। तो 5 साल पहले की वीडियो यूट्यूब पे सर्च करें, सलीम खालिक और आमिर आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने कहा था कि ये इंग्लैंड के नेशनलिटी लेके और फिर इंग्लैंड के लिए खेलना चाह रहे हैं, इनको कोई पाकिस्तान में मोहब्बत नहीं है। वही हुआ, अब बरतानवी नेशनलिटी आ गई, अब वो खेल रहे हैं आईपीएल और हम लोग बच्चा 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 कहकर उनको लेकर आ गए थे। कितने और नाम है जो मैं हम गिनवा दूं। जब तक आप किसी ऐसे सेक्टर पर निशाने इबरत नहीं बनाते कि उनके ऊपर क्रिकेट के मैदान बंद कर देते टोटली, दूसरे रोजी रोटी के जरिए अल्लाह ताला कुछ ना कुछ दे ही देता है इंसान को, वो करते हैं। और वैसे भी उन्होंने बहुत कुछ कमा के रखा हुआ है पहले का, तो आप दूसरे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप जो नया बच्चा है वो तो यही सोचता होगा ना, आमिर भाई भी तो है, इन्होंने किया आ गए, सलमान भाई भी तो है आ गए, आसिफ भाई अमेरिका में मजे से रह रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? और भी 50 नाम है, मैं किस किस के नाम गिनवाऊं? तो जीरो टॉलरेंस मीन जीरो टॉलरेंस। जो बंदा एक दफा पकड़ा जाए, आपके पास सबूत है, लाइव बैन करें, उसके बाद ना वो कोचिंग में आएगा ना कमेंट्री में आएगा। अभी देखे ना सलमान बट बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, कैसे? और एक आदमी जो डिक्लेयर जिसने ऐसे ऐसे काम किए उसको हमने बिठा के दोबारा हीरो बना दिया। सेकंड चांस मिलना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात आप बिल्कुल सीधे बताएं, आपके घर में कोई मासी आपके पर्स से 1000 रुपए निकाल के पकड़ी जाए, ठीक है, आपने उसको निकाल दिया, कभी दोबारा आप उसको नौकरी पे रखेंगे? जितनी भी माफी मांग ले नहीं रखेंगी। तो फिर ये क्रिकेट में क्यों ऐसा होता है कि जो बंदे जेल तक होकर आ गए, हम लोग दोबारा उनको भाई भाई कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं? तो मैं तो थोड़ा इसमें थोड़ा सख्त आता हूँ, मेरा तो बिल्कुल ये सवाल है जाहिद साहब के हमारे अब एक बार फिर से अच्छी कुछ खबर आती है, लेकिन फिर साथ साथ खेलों की अगर बात देखें ओवरऑल बाकी खेलों में तो बड़ा बुरा हाल है। अब मैच फिक्सिंग की कहानियां हैं। फिर अगर फुटबॉल की बात की जाए तो कस्मा पुरसी की हालत यह है, मोहम्मद रियाज फुटबॉलर हैं पाकिस्तान की, जलेबियां बेच के गुजारा कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ 2 वेट लिफ्टिंग ऑफिशियल्स हैं जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उन्होंने 4 साल की पाबंदी लगाई है। तो ये क्या होता जा रहा है दीगर खेलों में इसके परफॉर्मेंस के साथ? दीगर खेलों में नहीं, अब तो क्रिकेट का भी बुरा हाल है, लेकिन जहां तक दूसरी खेलों का तल्लक है वो सबके सामने है। अब मोहम्मद रियाज की आपने बात की है, वो तो चलो एक हंगू के इलाके में वो एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और उन्होंने जलेबियां बेचनी शुरू कर दी। मीडिया ने उनको, मीडिया में खबरें आई, जीनत बनी तो आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको मुलाकात के लिए भी बुला लिया। लेकिन कितने हमारे स्टार्स होंगे, सुपर स्टार्स होंगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जैसा आपने अभी जिक्र किया है कि 7 पाकिस्तान के वेट लिफ्टर्स थे, उन पर एंटी डोपिंग के तहत पाबंदी लग चुकी है और फर्स्ट टाइम जो है ये 2 या 3 दिन पहले ऑफिशियली अनाउंस किया गया, 2 ऑफिशियल जो है उन पर 4-4 साल के लिए बैन कर दिया गया। इवन फेडरेशन के जो साबिक सदर हैं हाफिज इमरान बट, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, वो और एक और एहलकार है, उनका जो केस है वो सालसी आलमी अदालत को भेज दिया गया है, इनको भी बैन किया जाए। उन पर भी बड़े संगीन इल्जाम हैं। यहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को खास तौर पर और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मुल्क की साख भी बचे और खिलाड़ियों की जो सुनवाई नहीं होती कम अज कम वो भी कोई बाकी जो तने मुर्दा है बाकी खेलों का उसमें भी जान डाल सकें। बिल्कुल। यूसुफ, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह जाहिद साहब ने भी कहा कि जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन है इसकी बड़ी जिम्मेदार हैं, तो इस तरह के कवानीन क्यों नहीं बनाए जाते कि इस तरह के वाकयात के ऊपर नजर रखी जाए या उनके हल के लिए कुछ इकदाम किए जाए? ये तो सब हॉकी लेके खुद ही नहीं चले गए खेलने, बहाल करने के लिए। मुझे यही लग रहा है थोड़ा एक्साइटेड होके ना शायद वो उधर चले गए। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्यों ऐसे कवानीन नहीं है, क्यों हमारे जो क्रिकेट समेत जो बाकी खेल हैं उनके इस तरह के हालात हो गए? देखिए कवानीन होती भी है ना तो उनमें अमल नहीं कराया जाता। आप बोलेंगे कि फिर यूएई लेकर आ गया, मगर मैं दुबई की मिसाल आपको देता हूँ। आप अपना वॉलेट, आप अपना मोबाइल, आप 1000 धर्म की गड्डी छोड़कर चले जाए, जहां भी किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी शाम को आपको वहीं पे वो मिलेगा, क्योंकि लोग डरते हैं। अभी मैच हुआ है, 25,000 28,000 लोग वहां मौजूद थे, एक बंदे ने भी कोई चूर चरा नहीं की, सब डरते हैं। कोई पुलिस वाले गने लेके नहीं खड़े हुए थे, लेकिन उनको पता है कि भाई देख रहे होंगे कि घोड़े सवार घूम रहे हैं और आगे में पकड़ेंगे, अगली फ्लाइट से वापस भेज देंगे, जेल की सजा भी होगी।
कानून यहाँ भी है, आप उस पर अमल करें। जब अमल होगा कानून पे, फिर आप देखिएगा किस तरह फिर लोग डरेंगे, और जब डरेंगे तो उसके बाद वो कानून पर अमल करेंगे और फिर कुछ चीजें जो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? बिल्कुल, यहाँ पर उस तरह से शायद डर नहीं है कि कवानीन है लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता, और खेलों का जो हाल है वो आपके सामने है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।